हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक 2 लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसका टाइटल है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। टॉपिक 2 है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं तथा स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि रासायनिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं तथा स्वयं के जलीय अपघटन या खुद के जल अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं। तो यह हो गया इसका परिभाषा दोस्तों। इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। ये वे कार्बनिक यौगिक हैं जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है वह कार्बनिक यौगिक कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये वे कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2 संबंधी एक होता है जो कि जल के बराबर होता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2 संबंधी एक होता है जो कि जल के बराबर होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी है जो इस अनुपात में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी है जो इस अनुपात में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, 3 पॉइंट फिर देखिए। ए वे कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, C6H12O6। दोस्तों देखिए, ए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। और दोस्तों देख लीजिए फ्रक्टोज का C6, इसका भी वही होगा C6H12O6। स्टार्च का देख लीजिए सेलुलोज आदि दोस्तों। तो वही हो गया इसका उदाहरण कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2 संबंधी एक होता है तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट में इस अनुपात में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, कौन कौन से नहीं पाए जाते, जैसे हो गया रैमनेज और हो गया दोस्तों रैमनोहेक्सेज। तो दोस्तों यह हो गया, ये दोस्तों जो है 2 संबंधी एक के अनुपात में नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो सजीवों के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया आदि। सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज आदि। अगला पॉइंट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, मंड हो गया। तो दोस्तों ये सब जो है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, मंड, ये सब शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट इन्हें मूलानुपाती सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों सूत्र लिखना मैंने भूल गया है। CnH2n तो दोस्तों इन्हें इसी मूलानुपाती सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, CnH2nOn। और दोस्तों अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किंतु अगर इसकी अधिक मात्रा हो जाएगी तो दोस्तों हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और कम मात्रा हो जाएगी तो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो जब इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो दोस्तों शुगर हो जाता है, और इसकी जब कम मात्रा हो जाती है तो दोस्तों जो लकवा रोग होता है, लकवा जैसे गाँव में लोग कहते हैं, वह रोग हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के कम होने से। कम होगा तो दोस्तों इसका सबसे पहले प्रभाव किडनी पे पड़ता है। तो आप लोग समझिएगा। चलते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दोस्तों देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड के 5 भाग होते हैं, ओलिगोसेकेराइड के 2 और पॉलीसेकेराइड के भी 2। तो ओलिसेकेराइड के दोस्तों 2 कौन कौन से, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड।
तो दोस्तों ये हो गया ओलिगोसेक्राइड का। और मोनोसेक्राइड में दोस्तों ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ये 5 पाए जाते हैं। पॉलीसेक्राइड में स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं। अभी आगे है, आप लोग देखिए। तो देखिए मोनोसेक्राइड में कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ये 5 मोनोसेक्राइड में पाए जाते हैं। और पॉलीसेक्राइड में 2 पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। और दोस्तों ओलिगोसेक्राइड में आप लोगों ने देखा था डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। इसका उदाहरण दोस्तों होगा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का सेलुलोज, और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का होगा दोस्तों स्टार्च और इंसुलिन। चलते हैं दोस्तों आगे, मोनोसेक्राइड के बारे में देखते हैं। मोनो का मतलब होता है दोस्तों एक या सिंगल, और सेक्राइड दोस्तों सेक्रान से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जहाँ सेक्रान का मतलब होता है शुगर। तो मोनोसेक्राइड शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों मोनो प्लस सेक्रान से मिलकर बना है, जहाँ सेक्रान का अर्थ है शुगर। तो मोनो का मतलब एक और सेक्रान का अर्थ है शुगर। शुगर मतलब होता है दोस्तों मीठे स्वाद वाला। तो वे कार्बोहाइड्रेट है जिनकी जल अपघटन साधारण इकाई में नहीं हो सकती है। दोस्तों मोनोसेक्राइड जो है इसका जल अपघटन साधारण इकाई में नहीं हो सकती है, ये एक ही अणु के बने होते हैं। मोनोसेक्राइड दोस्तों जो है वो एक ही अणु के बने होते हैं। यह मीठे स्वाद वाले जल में घुलनशील होते हैं, यह मीठे स्वाद वाला होता है और जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार का होता है, मैंने आप लोगों को भी दिखाया। तो पहला ट्रायोज शुगर, जिसका रासायनिक सूत्र है C3H6O3, जिसका सूत्र है ग्लाइसरएल्डिहाइड, ग्लाइसरएल्डिहाइड। दूसरा है टेट्रोज शुगर, जिसका रासायनिक सूत्र है C4H8O4, इसका एग्जाम्पल दोस्तों एरिथ्रोज। अगला है पेंटोज शुगर, जिसका रासायनिक सूत्र है C5H10O5, जिसका परिभाषा राइबोज और जाइलोज। अगला है हेक्सोज शुगर, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला हेप्टोज शुगर, जिसका रासायनिक सूत्र है C7H14O7, जिसका एग्जाम्पल है सेडोहेप्टोज। तो दोस्तों एक बार इसका वर्गीकरण आप लोग फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फिर से देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और दोस्तों जो मोनोसेक्राइड इसको 5 भागों में बांटा गया है, आप लोगों को दिखाते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। और दोस्तों जो ओलिगोसेक्राइड इसको 2 भागों में बांटा गया है, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। तो दोस्तों और जो पॉलीसेक्राइड इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। तो क्लासिफिकेशन आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, या माल्टोज का, फ्रक्टोज का, किसी का भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो इसको आप लोग मैं एकदम आसानी से बताऊंगा, आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। तो दोस्तों हमें पहले 6 कार्बन ले लेना, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग मैं न्यू पेज से दिखाता हूँ। तो दोस्तों 6 कार्बन हो गए। अब दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। 6 कार्बन पूरे हो गए दोस्तों। अब 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हम लोग करना है, तो एकदम आसानी से ध्यान से आप लोग समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ ऊपर दोस्तों जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है, डबल बॉन्ड तो दोस्तों ये डबल बॉन्ड O हो गया और AH हो गया, मतलब दोस्तों ये एल्डिहाइड समूह हो गया। अब हमें जो दोस्तों तीसरा कार्बन 1 2 3 तीसरा कार्बन है, वहाँ पे दोस्तों जो हाइड्रोक्सी समूह है OH है, जो तीसरा कार्बन वहाँ पे जो हाइड्रोक्सी है वो लेफ्ट साइड रहेगा OH, और दोस्तों सभी में राइट साइड रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब OH रहेगा तो इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर दोस्तों OH इधर रहेगा, इधर हाइड्रोजन होगा। दोस्तों तीसरा नंबर पे सिर्फ OH लेफ्ट साइड रहेगा और सभी में राइट साइड रहेगा। दोस्तों ये ट्रिक आप लोग समझिएगा आसानी से, क्योंकि एग्जाम में आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसे। हाइड्रोक्सी समूह इधर रहे हो जाएगा
और हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे CH2OH। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। देखिए OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे भी H करना पड़ेगा तो ये H2, तो दोस्तों CH2 हो जाएगा, और एक OH यहाँ से लेके CH2OH हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ग्लूकोज का संरचना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आप लोग एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं कार्बन। दोस्तों देखिए एल्डिहाइड समूह हो गया, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, और दोस्तों सभी देखिए हाइड्रोक्सी राइट साइड में है। तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सी, इधर हाइड्रोक्सी, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सी, इधर हाइड्रोजन, और नीचे CH2OH। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ग्लूकोज संरचना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं दोस्तों? इनका फॉर्मेशन दोस्तों मोनोसेक्राइड के 2 या 2 से अधिक अणुओं के संघनित होने से होता है। जो मोनोसेक्राइड है इसका फॉर्मेशन मोनोसेक्राइड के 2 या 2 से अधिक अणुओं के संघनित होने से होता है। तो दोस्तों ओलिगोसेक्राइड में जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड है दोस्तों जो इसमें जल के जो अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अगला देखते हैं, इसमें दोस्तों 2 था, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड देखते हैं, मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं। मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माइक्रोज और लैक्टोज। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, आप लोग करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ग्लूकोज है, 2 ग्लूकोज मिलकर दोस्तों एक डाइसेक्राइड बना रहे हैं। 2 ग्लूकोज मिलकर एक डाइसेक्राइड बना रहे हैं दोस्तों। एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज मिलकर डाइसेक्राइड बना रहे हैं, और दोस्तों यहाँ से जल निकल रहा है, जो कि हमने देखा था ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है। ओलिगोसेक्राइड में जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हो गया। आप देखते हैं ट्राइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के 3 अणुओं के मिलने से ट्राइसेक्राइड बनते हैं। तो दोस्तों जो ट्राइसेक्राइड है मोनोसेक्राइड के 3 अणुओं के मिलने से बनता है। तो दोस्तों एक ट्राइसेक्राइड आप देखते हैं दोस्तों पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं? कई मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़कर पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें ग्लाइकोसिस बन पाया जाता है। इसमें दोस्तों जो पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोसिस बन पाया जाता है। यह ज्ञात नहीं होता है कि पॉलीसेक्राइड के कितने मोनोसेक्राइड के अणु होते हैं। यह ज्ञात नहीं कि पॉलीसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड होते हैं। जैसे स्टार्च हो गया दोस्तों, सेलुलोज हो गया, जैसे दोस्तों स्टार्च और सेलुलोज। आगे चलते हैं दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कितने मोनोसेक्राइड के अणु हैं। इसमें कितने मोनोसेक्राइड के अणु हैं यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों ये हो गया इसका सूत्र हो गया, समझ सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे, देखते हैं इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, सिग्निफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कार्बोहाइड्रेट या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सभी पशु एवं पादप की कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है सभी पशु एवं पादप की कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जो है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट से अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है। इम्यूनो एसिड तथा फैटी एसिड के एनाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व है, एमिनो एसिड तथा फैटी एसिड के एनाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कार्बोहाइड्रेट। और दोस्तों कुछ कार्बोहाइड्रेट के कार्य विशिष्ट होते हैं, जैसे दोस्तों सेल्स के, आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेल्स के न्यूक्लियो प्रोटीन में दोस्तों राइबोज का कार्य, सेल्स के न्यूक्लियो प्रोटीन में राइबोज का कार्य दोस्तों यह एक विशिष्ट कार्य होता है। और मिल्क में लैक्टोज का कार्य। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो दोस्तों ग्लूकोज की संरचना,
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। जय हिंद।